हॉस्पिटल की मशीन्स की बीप 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 की आवाज आ रही थी। एक 16 साल का नौजवान वेंटिलेटर पर था। उसका चेहरा सूजा हुआ था, उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और वो ओवरडोज का शिकार था। हॉस्पिटल में उस वेंटिलेटर के कमरे के शीशे के बाहर उसकी मां आयशा और उसका बाप फरहान मौजूद थे। आयशा के बाल बिखरे हुए थे, दुपट्टा पता नहीं कहां पड़ा था और उसका मस्कारा बह रहा था। साथ उसका शौहर फरहान मौजूद था, जो दीवार से टेक लगाए हुए था। उसकी कमीज पर शिकनें पड़ी हुई थी, उसे अपना होश नहीं था और वो इंतजार कर रहे थे डॉक्टर का। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पर आया और डॉक्टर ने कहा कि आपका बेटा मिक्स्ड ओवरडोज का शिकार है। इसने बहुत ज्यादा कोकेन इस्तेमाल की है, इसने स्लीपिंग पिल्स ली हैं और बहुत अच्छा किया आप इसको वक्त पर ले आए। अगर लाने में 3 घंटे और लगाते तो न जाने क्या हो जाता। ये बात सुनने के बाद आयशा धड़ाम से जमीन पर गिर गई। फरहान ने उसे संभालने की कोशिश की, नर्स आ गई मदद करने के लिए। और अगर आपको यह लगता है कि ड्रग ओवरडोज का केस है, ये माशरे के अंदर मौजूद बुराइयों का केस है, तो आप गलत हैं। फरहान चिल्लाकर कहता है कि मुझे नहीं पता मेरे बेटे को क्या हो गया। जब आयशा उसे घूर कर देखती है, उसके चेहरे पे बेशुमार सवाल थे। उसकी आवाज बहुत कुछ कहना चाहती थी। उसने फरहान की तरफ देखा और कहा, अब याद आया आपको अपना बेटा? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारे खानदान ने, इस जॉइंट फैमिली ने मेरे बेटे के साथ क्या किया? आयशा और बहुत कुछ कहना चाहती थी। शायद वो फरहान का गरेबान खींचना चाहती थी, उसे नोचना चाहती थी, अपनी सारी महरूमियों का गिला करना चाहती थी, पर वो सोच रही थी और फरहान चुप था। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी किसी और ने नहीं, ये कहानी खुद आयशा ने मुझे भेजी है। और आयशा जो कुछ लिखती हैं, इस तरह की ईमेल्स आप में से बहुत से लोग इस ईमेल एड्रेस पे भेजते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। लेकिन हर कहानी वर्ड शेयरिंग नहीं होती, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो लिटरली दिल को छू जाती हैं। और फिर जब मैं देखता हूं कि यही कहानियां दोस्तों में, रिश्तेदारों में, इर्द गिर्द हर तरफ फैली हुई हैं, तो दिल करता है कि चीख चीख के कहानियां आपको सुनाऊं कि ये कहीं और के नहीं, ये इसी माशरे की कहानियां हैं। इस कहानी के नाम, उनके कैरेक्टर्स, उनको मैं फिक्टिशियस रख रहा हूं फॉर सीक्रेसी एंड प्राइवेसी रीजंस। लेकिन बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब तक ये कहानी आपको समझ में आएगी कि प्रॉब्लम था किधर, आपका रंग उड़ जाएगा कि हमने कभी इन चीजों को इस एंगल में सोचा ही नहीं, हम कभी इन चीजों पर तवज्जो देते ही नहीं। आयशा कहती है कि इस कहानी का कोई एक सीन नहीं है, इसके बहुत से सीन हैं। और आज जो 16 साल का लड़का वेंटिलेटर पे है, जुहान, जब ये 4 साल का था तो एक दिन डाइनिंग टेबल पे सब बैठे थे। उनकी सास, आयशा की सास, जुहान की दादी और उनके दादा, जुहान के फादर फरहान वहां मौजूद थे, आयशा थी। और ये जो हाउस होल्ड है, ये एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इस जॉइंट फैमिली सिस्टम में फरहान के 2 बड़े भाई हैं, वो भी रहते हैं। और उनकी जो बेगमात हैं, आयशा की भाभियां, वो शबाना है, उनमें नाजिया हैं, जो आयशा से रुतबे में बड़ी हैं क्योंकि बड़ी भाभियां हैं, तो वो भी इसी घर में रहती हैं और 5-6 बच्चे भी मौजूद हैं। आयशा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने किचन को संभालना है। जो खाना पकना है वो आयशा ने बनाना है। जो घर में दूध वाला आएगा, सुबह सुबह उठकर आयशा ने उससे काम लेना है। अगर मासी है तो ठीक, नहीं है तो घर की सफाई की जिम्मेदारी आयशा की है। और उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हमारे खानदानों में, और ये आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कितने ऐसे लोग हैं कि जब नई बहू घर आती है तो नौकरों की छुट्टी करा देते हैं। क्या अजीब कल्चर है, ताकि जितना टफ टाइम हम दे सकते हैं हम उसको दे दें, ताकि वो घर में एडजस्ट कर दे। हम शायद घर में एडजस्ट तो कम करते हैं, हम शायद एक औरत को जो ब्याह के आती है उसको बदजन करने में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। आयशा कहती है कि मैं किचन में गई और मैं आलू गोश्त बना रही थी तो लाउंज से मुझे आवाज आई बड़ी भाभी शबाना की, और उन्होंने कहा कि सुनो आयशा, कोशिश कर रही हो कि अगर तुम आलू गोश्त बना रही हो, तुम्हारा आलू गोश्त ना अक्सर कच्चा रह जाता है, गलता नहीं है, तो कोशिश करना आज गल जाए।
मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है जी। जी भाभी मुस्कुराई और मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद नाजिया ने माँ को कहा, यानी इसकी सास को कहा कि अम्मी असल में वो बेचारी जॉइंट फैमिली से आई नहीं है, उसको तौर तरीकों का पता नहीं है, उसको कुकिंग का क्या आइडिया, सारी जिंदगी तो नौकर इनके घर में खाना पकाते आए हैं, अब अगर नौकर काम करेंगे और नौकर खाना पकाएंगे तो इस बेचारी को कहाँ आता होगा, इसलिए अक्सर नमक कम रह जाता है। अब ये सारी बातें किचन में खड़ी आयशा के कान में पड़ रही हैं और वो चुप है और वो जी जी कोई मसला नहीं, मैं कर देती हूँ जी, जैसे आप कहते हैं, जैसे आपको पसंद है, जैसी रोटी आप खाना चाहेंगी। और जब वो रोटी लेकर आई, आयशा कहती है कि उसके ऊपर नाजिया ने कहा कि अरे आयशा थोड़ी मोटी बना दी, अम्मी ज़्यादा मोटी रोटी खाती नहीं है। तो इसके बाद मुझसे पूछें, आयशा कहती है मुझसे पूछें कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मैं सारे घर का काम संभाल रही हूँ, सबको लुक आफ्टर कर रही हूँ, सबको देख रही हूँ, और जब थक हार के मैं अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और उसको कहती हूँ कि आपको पता है कि आज शबाना भाभी ने ना फिर से, और मेरे शौहर ने, फरहान ने इससे आगे बात नहीं सुनी। उसने कहा यार ये तुम लोगों के मसले हैं, ये आपस में हल किया करो, वो बड़े हैं, चुप करके बर्दाश्त किया करो, उनका घर, उनकी मर्जी, वो भी इस घर के फर्द हैं। और ऐसे में आयशा चुप करके किचन में चली गई अपना नेक्स्ट टास्क पूरा करने के लिए। ये घर घर की कहानी है, कैसे हम लोगों को अपनी जजमेंट्स के थ्रू, अपने कमेंट्स के थ्रू उनकी पर्सनालिटीज को शैटर करके रख देते हैं और एक लम्हे के लिए नहीं सोचते कि हम कर क्या रहे। फरहान ऑन द कॉन्ट्ररी घर आने के बाद, माँ के साथ वक्त स्पेंड करने के बाद अखबार में खो जाता है और अखबार पढ़ता रहता है और घर में होने वाली किसी चीज़ पर कोई कमेंट नहीं करता। उसको लगता है ये आयशा की जिम्मेदारी है, घर में एक मर्द का जो रोल है वो इस रोल को समझने से कासिर है। कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हो जाता है, और ये आर्ग्यूमेंट हो जाता है शबाना के बीच में, नाजिया के बीच में और आयशा के बीच में, जिसमें तंग आकर आयशा कहती है कि आप दोनों ने मुझे इस घर की नौकरानी समझ रखा है, मैं करूं तो करूं क्या। तो जिसके ऊपर वो आगे से कहती है कि भाई करो, लेकिन जो करो ढंग से तो करो। तंग आकर माँ बीच में आ जाती है, सास आ जाती है, और वो दादी, जुहान की दादी आकर कहती है कि आयशा चुप हो जाओ, तुम छोटी हो, तुम्हारा बोलना बनता नहीं है। वो चुप करके बर्दाश्त कर लेती है, वो कुछ नहीं कहती, और वो वहाँ उस कमरे से, उस किचन से जो भी बात हो रही है वो उस आर्ग्यूमेंट को छोड़कर चली जाती है। वो कहती है कि जी सारे घर का काम हमने करना, सारे घर का काम मैं करूँगी, तो बाकी क्या करेंगे। और इस घर का, पाकिस्तान के मुख्तलिफ घरों की तरह कल्चर ये है कि जब एक नई बहू आएगी तो उसका काम है, क्योंकि पुरानी बहुएं जो पुरानी हैं, सीनियर हैं, वो अपने दौर में कर चुकी ना, अब तो तुम लोगों का दौर है। और ये कहकर हम सारी जिम्मेदारी अगले के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। न जाने आज पाकिस्तान में कितने घरों में औरतें रोना चाहती हैं, पर वो रोती इसलिए नहीं है कि अगर रोएंगी तो मजीद कमजोर नजर आएंगी, मजीद उनके ऊपर ये बहस की जाएगी कि वो एक ऐसे घर से आए हैं जहां पर नौकरों की रेल पेल थी, उनको क्या पता जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते कैसे हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक काम होता जो कि शायद सबसे ज्यादा अलार्मिंग है। इस सब के अंदर मुसीबत ये होती है कि वो जो बच्चा डाइनिंग टेबल पे बैठा है ना, जिसका नाम जुहान है, वो ये सब कुछ देख रहा है, वो दिन ब दिन किलकिल होती हुई देख रहा है, वो दिन ब दिन अपनी माँ को घुटते हुए देख रहा है, वो दिन ब दिन देख रहा है कि कैसे ताने तशने सारा दिन उसकी माँ को दिए जाते हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है और उसको जलील किया जाता है। कैसे वो सब कुछ होता है, वो सब उसकी आंखों के सामने हो रहा है। और एक बच्चे की पर्सनालिटी जो इस दौर में बिल्टअप करनी चाहिए, वो अपने लिए कुछ सबक सीख रहा होता है कि जिंदगी के उसूल क्या हैं और जिंदगी किस तरीके से चलती है और इस खानदान के अंदर क्या हो रहा है। आयशा कहती है कि एक दिन तंग आकर मैंने फरहान से कहा कि फरहान, अगर कुछ ऐसा हो सके कि हम ये घर छोड़कर चले जाएं, हम किसी और जगह अपना घर बसा लें। जिस पर फरहान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे कहा, ये कभी मर के भी नहीं हो सकता, मेरे माँ बाप मेरी जिम्मेदारी हैं, ये अब से तुम्हारी जिम्मेदारी है। और शादी के दिन मैंने ये बात तुम्हें क्लियर कर दी थी, सो कॉन्वर्सेशन खत्म। और आयशा चुप कर जाती है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि क्यों पाकिस्तान में, खास तौर पर हमारे कल्चर के अंदर, साउथ एशिया का ये प्रॉब्लम है कि हम वेडिंग नाइट पे या शादी के शुरू में ये फर्ज समझते हैं मर्द कि हमारा फर्ज है कि हम अपनी बेगमात को ये बताएं कि मेरी माँ तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा बाप तुम्हारी जिम्मेदारी, ये पूरा खानदान तुम्हारी जिम्मेदारी। वो भी तुम्हारी तरह शादी करके ही आई है, वो कुछ नया नहीं कर रही है। शी ऑल्सो हैज ड्रीम्स, एस्पिरेशंस फॉर लाइफ। और उसको क्या मिल रहा है?
उसको मिल रही है जिम्मेदारियां फ्रॉम डे वन, विच इज टेक्निकली, लीगली एंड ऑल्सो रिलीजियसली नॉट हर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं है, लेकिन हम सारा मलबा उसके ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं एंड वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट इट। तो फरहान मना कर देता है कि घर छोड़कर नहीं जाना और कोई नया घर हम आबाद नहीं करेंगे। यहां पर एक बात आपने सीखनी है, यहां पर एक बात आपने ये समझनी है कि जब माशरे में डिस्कोर्स और डिस्कशन बंद हो जाती है, वो माशरा उसी दिन मर जाता है। बाकी आप खींचना चाहें तो आप कितना अरसा और खींच लें, टेक्निकली दैट इज डेड। और ज़ुहान यहां पर ये सबक सीखता है, मेरे बाप को मेरी माँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मेरी माँ के ऊपर कोई भी जुल्म हो जाए, ज्यादती हो जाए, तकलीफ उसको उठानी पड़े, माई फादर डजंट केयर। वो अपने लिए कुछ सबक जिंदगी के सीख लेता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है। यहां पर अब जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है, वो 5-6 बच्चे इकट्ठे एक ही कमरे में रहते हैं, जहां पर शबाना के बच्चे भी हैं, जहां पर नाजिया के बच्चे भी हैं, जो कि भांजे भतीजे बनते हैं, भतीजे भतीजी बनती है फरहान की, यानी कजन्स हैं ये सब ज़ुहान के। और वो बच्चे अपने माँ बाप के भी असर में हैं और इकट्ठे एक कमरे में भी होते हैं। वहां पर एक बड़ी बहू का, यानी बड़ी भाभी का, शबाना का बेटा है और उसका नाम है हमजा। और वो बार बार बुलिंग करता है ज़ुहान को कि मेरे पेरेंट्स बताते हैं तुम्हारे माँ बाप को तो कुछ नहीं आता, तुम्हारी माँ को स्पेशली कुछ भी नहीं आता, उनको सब कुछ उन्होंने सिखाया है। शी वॉज नॉट रेडी फॉर एनीथिंग। अब जाहिर है एक बच्चा है, छोटा है, वो पल रहा है, परवरिश पा रहा है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी जब वो दुनिया से अपनी माँ के ये किस्से सुनता होगा। हमजा उसको बताता है, रेहान उसको बताता है, रेहान उसको कहता है कि तुम्हारे अब्बू का तो काम भी नहीं चलता, फरहान चाचू का तो काम भी नहीं चलता, और वो हमारे पेरेंट्स का काम तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे माँ बाप को तो ज़्यादा कमाते हैं, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं कमाते हैं। अब वो कंपैरिजन का बीज एक बच्चे के दिल में बो दिया जाता है, जिससे वो बार बार सोचता है कि वी आर द लूजर्स इवेंचुअली। अब उसकी पर्सनैलिटी शेप हो रही है। और फिर ज़ुहान को एक समझ में आता है, वो अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाता है कि घर के अंदर जो होता है होने दो, लेकिन घर के बाहर मेरी चौधराहट होनी चाहिए। और ऐसे में वो मार्क्स तो अच्छे लेकर आता है, लेकिन मार्क्स वो जब भी अच्छे लेकर आता है हमेशा हमजा और रेहान को इनाम मिलते हैं। ज़ुहान को ये कहा जाता है बेटा तुम्हारे पास तो सब कुछ है। यहां तक आयशा लिखती है कि ईद का वक्त आता है और जब ईदी दी जाती है तो दादी हमेशा 5-5 हज़ार रुपए के नोट देती हैं, ज़ुहान को नहीं, रेहान को और हमजा को, और कहती है कि ये बड़े हैं ना, तुम सिर्फ 1000 रुपए रखो, तुम्हारी इतनी ज़रूरतें नहीं, ये बड़े, इनकी ज़रूरतें बहुत हैं। और अक्सर ज़ुहान को कोई भी गिफ्ट ना देते हुए ये कहा जाता है कि नाना नानी से ले लेना, हमारे तो इतने हालात नहीं हैं। कैन यू सी द डिफरेंस कि कैसे बच्चों के दिमाग बचपन से ख़राब किए जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। और ऐसे में कहानी आगे बढ़ती है और आयशा इस पूरी कहानी में बहुत हेल्पलेस फील करती है कि उसको समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। इस खानदान में रह नहीं सकती, रहूं तो सारा दिन नौकरानी बन के रहना पड़ता है, सबका हुक्म मानना पड़ता है, मेरा शौहर मेरे साथ नहीं खड़ा, मैं अपने बच्चे को वक्त नहीं दे सकती, मेरा बच्चा पता नहीं क्या करना चाह रहा है। और इवेंचुअली ज़ुहान करता भी यही है। वो स्कूल में एक ऐसी कंपनी इख्तियार कर लेता है जहां पर पहली बार उसकी मुलाकात सिगरेट से कराई जाती है, उसकी मुलाकात जॉइंट से कराई जाती है, और उसके अंदर उसे एस्केप नजर आने लगता है कि जिंदगी का असल तो यही है कि जिंदगी से दूर भागो। और उसको लगता है कि यह सुकून उसके लिए जरूरी है और वो जिंदगी से दूर भागने लगता है। फिर एक दिन आता है जब रात के 2 बजे ये 14-15 साल का लड़का ज़ुहान घर आता है, रात के 2 बजे, और माँ दरवाजे पर रुकती है और उससे पूछती है, उसको रोक कर कहती है कि ये कौन सा वक्त है घर आने का, कहाँ थे तुम? और वो बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ था। माँ उस पर इंक्वायर करती है कि तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है, तुम्हारी आंखें लाल है, तुम में से बदबू आ रही है, ये क्या सिलसिला है? वो चुप रहता है, जिस पर फरहान बोलता है कि क्यों जवाब नहीं दे रहे, अपनी माँ को जवाब दो, उसको बताओ कि क्या करके आए हो और कहाँ से आए हो। वो चुप करता और अपने कमरे में चला जाता है। यू नो व्हाट्स हैपनिंग? ज़ुहान इज डेवलपिंग अ स्प्लिट पर्सनैलिटी, जिस पर फरहान समझता है कि मैंने शायद अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया। और शायद कुछ ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि ज़ुहान तो देख रहा है घर में जो हो रहा है, घर में जो माहौल चल रहा है, वो कॉन्टिन्यूसली देख रहा है। ज़ुहान एक दिन अपने बाप को देखता है और वो अपने बाप को अपनी माँ के साथ नहीं देखता है, वो बाहर किसी मार्केट में अपने बाप को उसकी कुलीग के साथ देखता है,
जहां पर फरहान में और उस कुलीग के बीच में, फीमेल कुलीग के बीच में बहुत कुर्बत इख्तियार की जा रही होती है, तो उसको ये समझ में आता है कि आई शुड बी लाइक माई फादर, दैट्स हाउ यू हैव टू लिव अ लाइफ। कि मेरे बाप को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरी माँ से, मेरे बाप का बाहर अफेयर चल रहा है, तो अगर मैं भी ड्रग्स लेना शुरू कर देता हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ता है, हर एक की अपनी जिंदगी है, घर में जो होता है होने दो, उससे किसी को कोई सरोकार नहीं है। यह है पाकिस्तान का वो जॉइंट फैमिली सिस्टम कि जहां पर कहने की हद तक लोग इकट्ठे हैं लेकिन असल में कोई किसी के साथ नहीं है। और ये इंप्रेशन एक छोटे से दिमाग को दिया जा रहा है। फरहान को ये लगता है कि मैंने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया, और उसके बाद वो दिन आता है कि जब एक दिन कॉल आती है फरहान को कि आपका बेटा बेहोश है। फरहान भाग कर जाता है, दौड़ता है, अपने बच्चे को पकड़ने की कोशिश करता है, अस्पताल लेकर आया जाता है और उसको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया जाता है। और अब ये दोनों माँ बाप बैठकर सोचते हैं कि हमने अपनी जिंदगी के साथ किया क्या, ये क्या हुआ कि आज हमारी औलाद इस थाने पर खड़ी है। हॉस्पिटल के वेंटिलेटर की स्टेज पर पहुंचने से पहले जिस दिन जोहान 2 बजे घर आया, उस दिन फरहान को एहसास हुआ कि मैं कर क्या रहा हूं, एज अ फादर क्या कर रहा हूं, एज अ हस्बैंड क्या कर रहा हूं। यहां पर तो मैंने कभी मुड़कर सोचा ही नहीं कि मेरे क्या क्या फराइज थे। आज मेरा 16 साल का जवान बेटा है और मेरे हाथ से निकलता जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर रहा। फाइनली खुशकिस्मती से फरहान को एक एहसास होता है, उसे ये एहसास होता है कि ये जो मैं ऑफिस के अंदर अपनी फीमेल कुलीग के साथ एक फ्लिंग पैदा कर रहा हूं, जिसमें वो मुझे समझती है, मेरे इमोशंस को समझती है, आई नीड टू गेट आउट ऑफ इट। अच्छी बात ये होती है कि उसी रात उस लड़की की कॉल आती है और फरहान नहीं उठाता। फाइनली ही डिसाइड्स ही नीड्स टू टेक द रेन ऑफ हिज फैमिली बैक इन हिज हैंड्स। लेकिन अब शायद पानी सर से ऊंचा हो चुका था, क्योंकि जोहान तो बाज आने वाला नहीं, उसकी कंपनी तो खराब हो चुकी है। और फिर 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरते हैं, फाइनली 16 साल की एज में वो दिन आ जाता है कि जब वेंटिलेटर तक जोहान पहुंच जाता है। उसके पेरेंट्स बाहर खड़े हैं और वो रो रहे हैं और वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे सिस्टम में गलती क्या थी। आयशा ये पूछना चाहती है अपने शौहर से कि क्या मेरी ये गलती थी कि मैंने लव मैरिज की है, क्या मेरी ये गलती थी कि मैं एक न्यूक्लियस फैमिली को छोड़कर एक जॉइंट फैमिली में आई हूं, क्या मेरी ये गलती थी कि मैंने खानदान को जोड़ने की कोशिश की है, क्या मेरी ये गलती थी कि मैं अपने बच्चे को अच्छा रेज करना चाहती थी लेकिन मुझे वक्त ही नहीं दिया गया, क्या मेरी ये गलती थी कि पूरे खानदान ने मुझसे काम तो लिए, मुझे बेइज्जत तो किया, मेरी सपोर्ट के लिए तो कोई नहीं खड़ा हुआ। और ऐसे सब सारे सिलसिले के अंदर मेरा शौहर कहाँ था, ये 16-17 साल से मेरा शौहर कहाँ था। अगले दिन हॉस्पिटल के अंदर वेंटिलेटर पर होश आ जाता है जोहान को, और जो वो देखता है शायद उसने 16 साल में नहीं देखा था। उसने ये देखा कि उसके कमरे के अंदर उसके दोनों पेरेंट्स, उसके माँ बाप आयशा और फरहान मौजूद थे, और उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और वो एक दूसरे से रो रो कर बात कर रहे थे। और ये देखकर जोहान होश में आया और जोहान भी रोने लगा। माँ बाप ने अपने बच्चे को गले लगा लिया और पूछा कि हमसे क्या गलती हुई कि तुम ड्रग्स की तरफ चले गए, तुम स्लिप हो गए हमारे हाथ से। जिस पर जोहान ने कहा कि मुझे देखता ही कौन था, कौन मेरी फिक्र करता था, कौन मुझसे पूछता है इस घर के अंदर कि मैं क्या कर रहा हूं। मुझे हमजा कुछ कहता है, मुझे रेहान कुछ कहता है, मुझे मेरी ताइयां कुछ कहती है, मेरी दादी मुझे कुछ कहती है। और फाइनली तीनों मिलकर धाड़े मारकर रोना शुरू हो गए। एंड दे डिसाइडेड वन थिंग कि जिंदगी आइंदा ऐसे नहीं चलेगी। 5-6 महीने गुजरते हैं और अब सिचुएशन ये है कि अब फरहान ने अलग घर ले लिया। उस घर में फरहान रहता है, उस घर में आयशा रहती है, उस घर में जोहान रहता है। जोहान अपनी थेरेपीज भी ले रहा है क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ही इज फिट एंड फाइन, लेकिन थेरेपी कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और वो थेरेपी ले रहा है और वो घर में मौजूद है और अपना होमवर्क कर रहा है। आयशा कहती है बाय द टाइम ऑफ राइटिंग दिस ईमेल, आपको पता है सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी कि मैं आपको ईमेल लिख रही हूँ और साथ मैंने हांडी चढ़ाई हुई है और मेरा बेटा मुझसे ये कहता है कि अम्मी क्या पका रही है। मैं उसको बताती हूँ कि बेटा मैं आलू गोश्त बना रही हूँ, जिस पर मेरा बेटा कहता है कि मुझे आपके हाथ का आलू गोश्त बहुत पसंद है, वैसा ही बनाइएगा। और आयशा कहती है कि मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं गलत थी
यह सिचुएशन गलत थी, मेरे बेटे को मेरे हाथ का खाना भी पसंद है और आज हम अपनी जिंदगी को दोबारा से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि जब मेरा बेटा कहता है कि आपके हाथ का खाना खाना है, मेरा हस्बैंड फरहान मौजूद है, अखबार पढ़ रहा है, वो मुस्कुराता है, हम इकट्ठे हैं, अपनी जिंदगी शुरू कर रहे हैं, शायद अभी हद तक हमें आया नहीं है कि एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे करें। बट फाइनली इनकी कहानी एक हैप्पी एंडिंग पर एंड हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इस किस्म की हर कहानी हैप्पी एंडिंग पर एंड नहीं होती है। कितने ऐसे घराने कि जहां पर लिटरली जॉइंट फैमिली के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आयशा कहती है कि मुझे ये लगता है कि शायद प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है, और ये आपके लिए समझने वाली बात है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप पाकिस्तान में लव मैरिज करके किसी के खानदान में आ जाते हैं ना, वो लव मैरिज को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फिर लव मैरिज को चलने नहीं देते, या फिर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, या फिर लव मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को कभी उस नजर से नहीं देखा जाता जैसी इज्जत अरेंज मैरिज के बच्चों को दी जाती है। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। अब पाकिस्तान में चाहे आप रिलीजियसली देख लें, चाहे आप किसी और तरीके से देख लें, जॉइंट फैमिली ने बिगाड़ ज्यादा पैदा किया है संवार से। और इस कहानी के अंदर फैसला आपने करना है, मशवरा आपने देना है कि आयशा को क्या करना चाहिए था। कितनी ऐसी आयशा जो कुर्बानियां दे दे के ख़त्म हो गई, कितने ऐसे फरहान हैं जो बेहिस के बेहिस ही रहे, और कितने ऐसे जुहान हैं जिनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। यहाँ पर आयशा ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन आयशा की गलती ये थी शायद कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया। एंड दिस इज़ वन प्ली आई हैव टू ऑल द लेडीज हु आर वॉचिंग आउट देयर। उसकी वजह ये है कि आप में से कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जो वक्त पर नहीं बोलती, पिसती रहती हैं। यू नीड टू सेट हेल्थी बाउंड्रीज। रिश्ते बचाने हैं, लेकिन रिश्ते बचाने का मतलब ये नहीं है कि अपनी कुर्बानी दे दो। आज आपके पास रिश्ते हैं, रिश्तेदारियां नहीं हैं। क्यों? इसी वजह से कि रिश्ते के नाम पर आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है। आयशा ने ये गलती की। आयशा नीड्स टू अंडरस्टैंड दैट। फरहान ने एस्केपिज्म ढूंढा, इस सब से एस्केपिज्म ढूंढा, एक और फ्लिंग पैदा करने की कोशिश की, और जुहान ने गलत ये किया, उसने ड्रग्स का सहारा ले लिया। लेकिन गलती तो यहाँ पर नहीं है। गलती तो, जब आप गलती की बात करेंगे तो आपको शबाना की, आपको नाजिया की, आपको दादी की, इन सब की बातें करनी पड़ेंगी, क्योंकि इन्होंने बिगाड़ पैदा करने में, रिश्तों को बिगाड़ने में, तकलीफ़ें ढूंढने में और तकलीफ़ें एक ख़ानदान के अंदर ऐड करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने जो मशवरे देने हैं इस तरह के फरहान को, इस तरह की आयशा को, इस तरह के जुहान को, इस तरह की दादी को और इस तरह की शबाना और नाजिया को बेशक कमेंट्स में दीजिएगा, लेकिन आपने सिर्फ एक काम और करना है मेरे लिए। आपने ये करना है कि अपने इर्द गिर्द नज़र डालकर देखें, आपके दोस्तों के सर्कल में, रिश्तेदारों के सर्कल में, और देखें कि क्या हम वो कौम हैं जो लव मैरिज को भी एक्सेप्ट करने को तैयार हो जाती है, लेकिन लव मैरिज के नतीजे में पैदा होने वाले बच्चों को वो इज्जत, वो मकाम देने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये सोचने की बात है और इसको बदलने का वक्त है, क्योंकि अगर आज नहीं बदलेंगे तो ज़माना आपको वो इज्जत कभी नहीं देगा।